नियमों को याद नहीं करना है। नियम जब सामने आए, कोई कॉन्सेप्ट सामने आए, उससे रिलेटेड 8, 10, 15, 20 सेंटेंस करो ताकि वो माइंड में सेट हो जाए। तो उन्हें रटना नहीं है कि ये होता है तो ऐसे होगा, ये होता है तो ऐसे होगा। नियमों को रटने से नहीं, नियमों को सेंटेंस में इस्तेमाल करने से उनको हम समझ सकते हैं। तो प्रैक्टिस से ही चीजें ठीक होंगी। तो बेटा पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट पर है। पहला जो क्वेश्चन है वो सेंटेंस इंप्रूवमेंट पर है, और ये क्वेश्चन टियर 1 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए रिप्लाई कीजिए कि आंसर कौन सा होगा और क्यों होगा। आंसर कौन सा होगा और क्यों होगा। ओके, चलिए शुरू करें। तो बेटा देखो, कहता है इट इज नथिंग एल्स। तो जब भी है ना आपके साथ नथिंग आए, ये ध्यान रखना, जब भी नथिंग एल्स आए, नथिंग एल्स के साथ एक चीज हम बट का यूज करते हैं। नथिंग एल्स के साथ जनरल एरर आता है देन। नथिंग एल्स के साथ जनरल एरर देन देता है, देन नहीं, नथिंग एल्स के साथ बट का यूज होता है। तो अब ये यूज क्या है बेटा, मैं यहां पे यूज बताऊं। बट के कई यूजेस हैं, बट के कई यूजेस हैं, लेकिन यहां पर मैं बट के 2 यूज आपको बताता हूं। एक हम पहले से जानते हैं एज ए कंजंक्शन, जो ये कॉन्ट्राडिक्शन को बताता है। कंजंक्शन में ये कॉन्ट्राडिक्शन को बताता है, जहां हम इसका मीनिंग लेते हैं लेकिन, लेकिन, किंतु, परंतु, बंधु। तो इसका मीनिंग हम बचपन से ये जानते हैं, लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन के लिए आता है। लेकिन यहां पर एक इसका मीनिंग होता है एक्सेप्ट। यहां पर ये एक प्रेपोजिशन है, यहां पर एक ये प्रेपोजिशन है जिसका मतलब होता है के सिवाय, के अलावा, के अतिरिक्त। तो बेटा अब यहां पर अगर हम देखते हैं नथिंग एल्स आया, तो अगर नथिंग एल्स आया तो हमें बट की आवश्यकता है। सेंटेंस में बट नहीं है। अगर बट नहीं है तो इसका मतलब है ये स्ट्रक्चर तो गलत है, ये स्ट्रक्चर भी गलत है। अब इन चारों में से देखें, तो अगर हमारे पास नथिंग के बाद एल्स, नथिंग के बाद एल्स, नथिंग के बाद एल्स, नथिंग के बाद एल्स, तो देखो बट कहां है, तो यहां पर बट नहीं है, दैट है गलत। यहां पर बट नहीं है, विच है, तो ये गलत है। अब या तो यहां पर बट है और यहां पर बट है, इन दोनों में बट है ही नहीं, तो अब नथिंग एल्स बट। अब यहां पर ठीक है। अब पॉइंट आती है बात कि आगे बढ़े, तो आगे जो डिफरेंस है सारी चीजें ठीक है, यहां मेक है, यहां मेक्स है। तो ये विच से, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इसका मतलब ये कि यहां से डिस्क्रिप्शन शुरू हो रहा है, और डिस्क्रिप्शन किसका दे रहे हैं, योर प्राइड का। और ये जो योर प्राइड है, योर प्राइड जो है ये सिंगुलर है। तो अगर योर प्राइड सिंगुलर है तो फिर यहां पर प्लूरल वर्ब आ नहीं पाएगी, तो आंसर ये गया। तो यहां पर मेक्स सही होगा, तो आंसर होगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। अब मीनिंग, इट इज नथिंग एल्स, कह रहा है ये और कुछ नहीं, इट इज नथिंग एल्स, ये और कुछ नहीं, बट योर प्राइड, ये तुम्हारे घमंड के अलावा, घमंड के सिवा कुछ नहीं है। विच मेक्स, जो बनाता है, विच मेक्स यू, जो तुम्हें बनाता है, विच मेक्स यू से सच ए थिंग, जिसकी वजह से तुमने ऐसा कहा, जिसकी वजह से तुम ऐसी चीजें कहते हो। ये घमंड है जिसकी वजह से तुम ऐसी चीजें कहते हो। तो यहां पर जो एंटीसीडेंट है वो योर प्राइड है, ये सिंगुलर है, तो इसलिए मेक्स सिंगुलर हो जाएगा, तो आंसर होगा डी। अब बताइए समझ आया कि नहीं, क्लियर हो गए बच्चे? हाँ, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, चलिए। नो, अब यहां पर क्या है, देखो सिनोनिम। समटाइम्स सिनोनिम जो देता है, एक सिंगल वर्ड देता है हमें कि भैया इस वर्ड का सिनोनिम लो, और समटाइम्स बेटा सिनोनिम एक सेंटेंस के अंदर यूज करके भी देता है शब्द। एक शब्द को यूज कर लिया सेंटेंस के अंदर, पर कहता है इसका सिनोनिम बताओ, इसका सिनोनिम बताओ। ऑल्ट्रिस्टिक, तो फिलैंथ्रोपिक, फैंटेस्मल, फिनोमिनल और फोनोटाइपिकल। चलो देखिए अब इनको, देखो अगर इसका जो मैं आंसर बोलूं तो आंसर है ए। मैं आंसर पहले समझा दूं, आंसर है ए। लेकिन ये जो फिलोथ्रोपिस्ट और ऑल्ट्रिस्ट, ये दोनों का मीनिंग होता है परोपकारी, जो दूसरों पर उपकार करते हैं। परोपकारी, जो दूसरों पर उपकार करते हैं। इसमें 3 रूट वर्ड है। एक तो आ गया इसमें फिल, विच मीन्स लव। एक आ गया इसके अंदर एंथ्रोप, रूट वर्ड देख लो, इसमें आ गया एंथ्रोप विच मीन्स मैनकाइंड।
और बेटा जिस वर्ड के एंड में आईसी होगा वो एडजेक्टिव हो जाए। तो ये दोनों एडजेक्टिव, क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये एडजेक्टिव है, तो मेन काइंड को प्यार करने वाला, मानव जाति को प्यार करने वाला, तो परोपकारी इंसान। तो आंसर ये रहा। फैंटेस्मल, बेटा फैंटेसी सुनिए आपने, फैंटेसी। तो फैंटेसी क्या क्या चीज होती है? ये सिर्फ कोरी कल्पना। तो ये क्या होता है? ये इमेजिनेशन होता है, ये इमेजिनरी चीजें होती है, इमेजिनेशन, कोरी कल्पना, जिसे हम कहते हैं अनरियल, विच इज नॉट रियल, अनरियल विच इज नॉट रियल। फिनोमिनल, ये क्या होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब एक्सेलेंट। ये क्या होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्सेलेंट, बेहतरीन, उत्तम, विच हैज नो इक्वल, मतलब तारीफ कर रहे, फिनोमिनल, गजब। अब इसके अंदर दो रूट वर्ड आ गए। तो एक बेटा एक रूट वर्ड है फोन। फोन का मतलब होता है साउंड। जैसे हमारा होता है ना टेलीफोन, तो टेलीफोन को टेलीफोन क्यों कहते हैं? क्योंकि टेले का मतलब होता है डिस्टेंस, दूर। टेले का मतलब होता है डिस्टेंस, दूर, और फोन का मतलब होता है साउंड, तो मतलब दूर की आवाज। तो फोनोटिपिकल, तो कहते हैं जो टिपिकल शब्दों के जो साउंड होते हैं, तो बेटा कुछ शब्दों के जो पर्टिकुलर साउंड पैटर्न होते हैं उनको फोनोटिपिकल कहते हैं। तो जो साउंड के पैटर्न होते हैं तो उनको टिपिकल कहते हैं, साउंड पैटर्न्स, कि किन शब्दों को कैसे बोला जाता है। तो साउंड के जो पैटर्न होते हैं उन्हें फोनोटिपिकल कहा जाता है। क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो ये क्या है? देखो सिनोनिम। अब कैसा सिनोनिम पूछा? यहाँ पे कैसा सिर्फ एक शब्द दिया, यहाँ पर एक शब्द दिया, और यहाँ पर इस शब्द को एक सेंटेंस में पिरो दिया, यहाँ एक सिंगल वर्ड दिया। तो दोनों तरीके से सिनोनिम दे सकता है बेटा, सिनोनिम दोनों तरीके से दे सकता है। आइए आगे बढ़े। बरसर्क, तो देखो जो बरसर्क होता है ना, वो होता है कि अनकंट्रोल्ड मैनर। जैसे कोई पागल हो जाता है ना, पागलों वाली हरकतें करने वाला, अनकंट्रोल्ड बिहेवियर, कि कोई अपने आप को उसका बिहेवियर ऐसा उसे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है, मतलब पागलों की तरह जो होता है, हम पागलों की तरह कोई रिएक्ट कर रहे हैं, पागलों वाला रिएक्शन, पागलों वाला रिएक्शन जो हम दे रहे हैं किसी को, कि हम मतलब चाहे गुस्से का चाहे किसी प्रकार का, हम कहते हैं ओवरहेम्ड हो रहे हैं किसी चीज को लेकर, और ऐसा ऐसा रिएक्शन दे रहे हैं जिससे पागलों वाली बात हो रही है। और बेटा डिमेंटेड, डिमेंटेड, ये डिमेंटल, डिमेंटल, डी लगकर वर्ड नेगेटिव हो जाता है, डी लगकर वर्ड नेगेटिव हो जाता है। मेंटेड मतलब मेंटल से मिला, डिमेंटल मतलब जो पागल है एकदम। तो क्रेजी इंसान, पागल, क्रेजी। तो आंसर यही है, क्योंकि सिनोनिम बता, पागल, क्रेजी। एब्सर्ड जो होता है बिल्कुल कहते हैं रिडिकुलस होता है, हास्यास्पद, जो कहते जो तर्क संगत नहीं है चीज, सिचुएशनल के अकॉर्डिंग नहीं है, वो एब्सर्ड हो जाती है, रिडिकुलस, जिन पर लोग हंसते हैं, कहते हैं बेवकूफ वाली बातें कर रहा है, क्या बात कर रहा है, बेतुका, जैसे हम हिंदी में बेतुका कह देते। स्टबर्न होता है जिद्दी, स्टबर्न होता है जिद्दी, जो अपनी बात पर अड़ा रहे। और ए लेजी तो आलसी होता है, इनएक्टिव, जिसको हम कह सकते हैं इनएक्टिव। ठीक है बेटा, आंसर मैंने दे दिया, डिमेंटेड। बरसर्क का मीनिंग हो जाएगा डिमेंटेड। देखो वोकैबुलरी याद करें, लिखें इन्हें। नेक्स्ट, मेलेंकली। तो अब ये क्या आ गया? एंटोनिम, अपोजिट वर्ड, एंटोनिम अपोजिट वर्ड, मेलेंकली। साइक्लोन, बेतुका, बिल्कुल ठीक कहा, बेतुका। अगला वर्ड है मेलेंकली, तो इसका एंटोनिम अपोजिट बताना है, इसका अपोजिट बताना है मेलेंकली का। बताओ, चलो आपका रिप्लाई आया बेटा। इसका मतलब जो होता है ना, इसका जो मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है मिजरेबल, मतलब इसका जो सिनोनिम है वो मिजरेबल है, इसका अर्थ जो है मिजरेबल है। तो अगर सिनोनिम पूछता तो आंसर सी होता, अगर सिनोनिम पूछता तो आंसर सी होता, सिनोनिम पूछता तो आंसर सी होता, क्योंकि मेलेंकली का मतलब होता है मिजरेबल, मतलब दयनीय, दुख से भरा हुआ, गमगीन, मेलेंकली, गमगीन। तो आंसर ये होता। तो भाई इसका अपोजिट पूछ रहा है, तो इसका मिजरेबल मतलब दुख, तो क्या होगा? खुशी। तो बेटा प्लीजेंट, आंसर हो जाएगा प्लीजेंट।
तो प्लीजेंट होता है खुशगवार, जो चीजें खुशगवार होती हैं, खुशी देने वाली होती हैं, है ना, उन्हें हम कहते हैं, इन्हें कहते हैं हम खुशगवार। मिजरेबल होता है मतलब यही मेलैंकोली, दुख भरी बातें। प्रॉफिटेबल जिससे फायदा हो, प्रॉफिट हो जिससे। मैकेनिकल जो चीजें टेक्निकल होती है, मैकेनिकल होती है, तो इनके तो मीनिंग लिखने की जरूरत नहीं है, ये इतने कॉमन वर्ड है कि मैकेनिकल और प्रॉफिटेबल। प्लीजेंट जो होता है खुशगवार है, मिजरेबल मेलैंकोली, मिजरेबल मतलब दयनीय, गमगीन, तो ये मिजरेबल होता है गमगीन, दोनों का मीनिंग सेम है। क्लियर हो गया, गम से भरा हुआ, तो ये हमारा एंटोनिम। तो वन मोर एंटोनिम बताइए, अपोजिट वर्ड, वन मोर एंटोनिम। तो देखो एंटोनिम को भी, अब पहले हमने एक सिंगल वर्ड में पूछा, अब एंटोनिम, वाउच का एंटोनिम पूछ रहा है, कह रहा वाउच का एंटोनिम पूछ रहा है, तो अब आपको एंटोनिम बताना है। सेंटेंस पढ़ के बताओ, सेंटेंस पढ़ के बताओ। तो क्या कहता है, द एक्सप्लोजिव, ये डिस्क्रिप्शन है, ये डिस्क्रिप्शन है। देखो डिस्क्रिप्शन को कई बार हटा देता है, विच इज यूज्ड, विच इज यूज्ड, इसको हम हटा के पढ़ेंगे, एक बार हटा के पढ़ो। द एक्सप्लोसिव सब्जेक्ट है, ये हमारा प्रेडिकेट है। द एक्सप्लोसिव ये सब्जेक्ट है, ये हमारा प्रेडिकेट है, ये हमारा प्रेडिकेट है, और ये हमारा डिस्क्रिप्शन। द एक्सप्लोसिव विच इज यूज्ड, जो एक्सप्लोसिव जिसका यूज किया जाता है या किया गया था, इज वन इज ऑफ माई ओन फॉर्मुलेशन, की जो एक्सप्लोसिव यूज किया गया वो मेरी खुद की मेरा खुद का फॉर्मुलेशन है, वो फॉर्मूला उसका मैंने बनाया था, एंड आई कैन वाउच फॉर इट्स एफिशिएंसी, और मैं इसकी एफिशिएंसी को वाउच करता हूं। वर्ब है, मैं इसकी एफिशिएंसी को वाउच करता हूं, मींस अगर मैंने ये बनाया है और ये चीज इफेक्टिव है, तो इसका मतलब है मैं इसको सर्टिफाई करता हूं। तो ये तो सिनोनिम हो गया। तो वाउच का जो सिनोनिम है वो सर्टिफाई है, प्रमाणित करना। तो ये तो सिनोनिम हो गया ना सर्टिफाई, इसका ये तो सिनोनिम है, ये तो एंटोनिम पूछ रहा है। तो अगर आपने सर्टिफाई, अगर सिनोनिम पूछता तो आंसर बी होता, लेकिन अभी आंसर बी नहीं है, एंटोनिम पूछ रहा है। तो जो इसे सर्टिफाई कर रहा है, इसे प्रमाणित कर रहा है, तो बेटा इसका उल्टा क्या होगा, उल्टा होगा जो इसको कैंसलेशन, रद्दीकरण कर रहा है, तो आंसर होगा इनवैलिडेट। अपोजिट कर रहा है, क्योंकि विटनेस तो भाई गवाह होता है, विटनेस तो गवाह होता है। तो अगर वो इस एक्सप्लोसिव का, इसकी एक्सप्लोसिव की एफिशिएंसी का वो वाउच करता है, क्योंकि उसने खुद ने बनाया, तो इसका मतलब है वो उसको सर्टिफाई कर रहा है, उसको कह रहा है कि बिल्कुल ठीक है, सर्टिफाई कर रहा है। तो ये तो सिनोनिम हुआ, सिनोनिम तो थोड़ी पूछ रहा है, वो एंटोनिम पूछ रहा है। अगर एंटोनिम पूछ रहा है तो ये इनवैलिडेट होगा, जिसका मतलब होता है कैंसिलेशन, रद्दीकरण, कैंसिलेशन, जिसको हम नल एंड वॉइड भी कह सकते हैं। नल कर रहा है, नल एंड वॉइड, खत्म करना, नल एंड वॉइड। तो आंसर हो जाएगा हमारा इनवैलिडेट। मेंटेन, किसी भी चीज को बनाए रखना, कोई लॉजिक ही नहीं उसका, विटनेस गवाह, तो आंसर सी। क्लियर हुआ कि नहीं? बेटा कई बार क्या होता है कि हम सिनोनिम ढूंढना होता है तो एंटोनिम ढूंढ लेते हैं, एंटोनिम ढूंढना होता है सिनोनिम, और ज्यादातर गलती कहां होती है कि हमें एंटोनिम ढूंढना होता है और हम सिनोनिम आंसर देकर भाग जाते हैं। ये अक्सर बच्चों के साथ देखा है, बच्चे कहते भी इस बात को कि हाँ सर हमने देखा कि अच्छा वाउच का मतलब तो सर्टिफाई होता है, प्रमाणित करना, हमने सर्टिफाई पे टिक किया, रहा है, लेकिन पूछ तो एंटोनिम रहा है, अपोजिट वर्ड। इसलिए उसका जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो जरूर पढ़े, इंस्ट्रक्शन से जरूर पढ़े। चलिए जी, आ जाते हैं होमोनिम्स, आ जाते हैं होमोनिम्स। होमोनिम्स को ब्लैंक में पूछा है, सही वर्ड फिल कीजिए। होमोनिम को ब्लैंक में पूछा है, जल्दी बताइए 6 का आंसर, 6 का आंसर बताइए। चलो 6 का आंसर जो होगा, मैं आपको आंसर दूं वेट। भाई ये तो वेट इंतजार हो जाता है, किसी का भी इंतजार कर रहे हो आप, ठीक है। ये तो वाइड है जिसको हम सफेद कहते हैं, और वाइड मतलब होता है चौड़ा, और वेट होता है वजन। अब मीनिंग देख लो, अब वो मीनिंग डिमांड किसकी कर रहा है? द ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स, ट्रेवलर्स का जो ग्रुप था
वर वंडरस्ट्रक मतलब बड़ा हैरान हो गया बाय द डैश ऑफ द कोइन, कोइन के डैश से। तो कोइन के किस चीज से हैरान हो गया? उसको इंतजार करने से, उसकी वाइटनेस से, उसकी चौड़ाई से, या फिर उसके वजन से। तो कोइन के वजन से वो क्या कहते हैं, कोइन के वजन से वो क्या हो गए, हैरान हो गए। अब पॉइंट इज कि देखो बोलने में सारे सेम सेम है, तो हमारा जो होमोनिम शब्द है, होमोनिम में जो होमो है इसका मतलब होता है सेम, और नीम का मतलब नेम। तो ऐसे शब्द जिनके नाम सेम सेम से लगते हैं, ये सेम सेम से लगते हैं, प्रोनाउंसिएशन में थोड़े सेम सेम से लग रहे हैं, तो इसलिए ये होमोनिम है। तो अब होमोनिम भी पहले नहीं देता था, अच्छा एक बात बताऊं, होमोनिम पहले नहीं देता था, लेकिन अब वो 1-2 साल से देने लगा। पहले सिनोनिम और एंटोनिम, चार चीजें, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स एंड फ्रेजेस। अब होमोनिम्स भी लिख कर देता है, होमोनिम बताओ, अब तो होमोनिम को लिख कर देता है, अब होमोनिम्स भी आते हैं। ठीक है बेटा, तो पैटर्न बदलता रहता है। तो कहने का मतलब है कि अपने आप को मजबूत रखो, पैटर्न बदलते रहते हैं, अपने आप को मजबूत रखो। देखो ये तो कितना अजीब सा दिया है, ये हमारी ये टंग ट्विस्टर के रूप में दिया। टंग ट्विस्टर समझते हैं, जो क्या कहते हैं, चाचा ने चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। तो ऐसे जो होते हैं, तो वो क्या होता है, टंग ट्विस्टर होता है। ऐसे इंग्लिश में भी होते हैं बहुत सारे, तो ये उस टाइप का है कुछ। तो इसने जो पूछा, ये भी होमोनिम, देखो पढ़ने में सेम सेम लग रहे हैं। अब बताओ कौन सा होगा? तो चलो बताओ, 7 का आंसर दो। ही हैड डैश द डैश इनटू स्मॉलर क्लिप्स, ही हैड द डैश, आंसर दो बेटा 7 का। चलो हाँ, आ गया आपका आंसर। चलो मैं आंसर देता हूं। चलो ही हैड, बेटा अब देखो हेड आ गया, अगर हेड आ गया तो अब अगर हेड आ गया तो हैव की फॉर्म है। अब या तो इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखो, तो इसे ऑब्जेक्ट लिखोगे तो ये मेन वर्ब बनेगा, और या फिर इसके बाद B3 लिखो तो ये हेल्पिंग वर्ब बनेगा। तो अगर आप ये देखें तो क्लिपिंग में तो ING आ गया, तो भाई बी की फॉर्म के बाद ही तो V4 लगा पाओगे। ING फॉर्म तो बी की फॉर्म के बाद आता है, ये हैव की फॉर्म है तो ING फॉर्म कैसे लगेगी? तो दोनों गलत हो गए। और क्लिप्स, अब ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, V5 हो गया, हमें चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो क्लिप डी तो होगा आंसर हियर। सो सिंपल, भाई हैव की फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। वंस मोर का कोई केस नहीं है यहाँ पर। जब ये ऑनलाइन है, जब वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी उसके बाद तो 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बार सुनना, ठीक है। हाँ, तो अब जरा देखो, तो हेड के बाद V3, अब आती है इसकी मीनिंग की बात, तो यहां पर हो जाएगी क्लिप्ड, ठीक है, यहां क्लिप्ड हो जाएगा। और यहां पर कहता है द आर्टिकल आया, तो फ्रेज का आर्टिकल आया, ये अलग से वो हो जाएगा, ये अलग से फ्रेज बनेगा। आर्टिकल है तो इट नीड्स ए नाउन, आर्टिकल को नाउन चाहिए, तो आर्टिकल को नाउन चाहिए, तो यहां पे क्लिपिंग एज ए नाउन के रूप में यूज होगा, जिसे हम जिरंड कहते हैं। तो यहां पर हम जो लेंगे क्लिपिंग, जो क्लिपिंग है वो एज ए जिरंड यूज होगा नाउन के रूप में। तो ये मेन वर्ब हो गया और ये नाउन हो गया। अब मीनिंग आती है, तो ध्यान दे, ही हैड क्लिप्ड, इसका मतलब होता है कट डाउन, काटना, इसका मतलब है कट डाउन, काटना। ही हैड क्लिप्ड, उसने काट दिया किसको? द क्लिपिंग, और क्लिपिंग का मतलब होता है पेपर। उसने पेपर को काट दिया इनटू स्मॉल क्लिप्स, कह रहे छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पेपर में विभाजित कर दिया उसने क्लिपिंग पेपर को उसने काट दिया छोटे छोटे टुकड़ों में। तो अब बेटा आंसर होगा डी। क्लियर है कि नहीं? मीनिंग समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ, मीनिंग समझ में आया कि नहीं आया, और ये लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? होमोनिम्स देखो, होमोनिम 2024 में कैसे पूछा गया, क्लियर हो रहा है ना बेटा? चलिए अगला लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। द नेशन हैज चोजन द गवर्नमेंट बाय द पीपल ओवर मोनार्की। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखो बिल्कुल ताजा है, 2025 में, किसमें? टीयर 2 के अंदर आया हुआ है, 2025 टीयर 2। तो कितना 20 जनवरी को 2000, बिल्कुल नया ताजा 2025 का क्वेश्चन। हाँ जी, 8 का बताएगा कोई? तो अब देखो क्या कहता है, इनको समझे। जहां आर्की या कृषि होता है, ये रूट वर्ड है बेटा, ये रूट वर्ड है। जहां आर्की या कृषि होता है, इनका मतलब होता है शासन। जहां आर्की या कृषि हो तो इनका मतलब होता है शासन, शासन करना। तो अब ये शासन है अलग अलग तरीके के। ओली का मतलब जो होता है, ये रूट वर्ड है बच्चे, ओली का मतलब होता है फ्यू, न के बराबर। ऑटो का मतलब होता है सेल,
ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, अकेला, अलोन। ऑटो का मतलब हो जाएगा सेल्फ, अकेला, अलोन। डेमो, डेमो का मतलब होता है पब्लिक, जनता। डेमो का मतलब होता है पब्लिक, जनता। और थियो के अंदर जैसे थियो, थियो का मतलब जो होता है वो होता है गॉड या रिलीजन। ये सारे रूट वर्ड है, ये गॉड या रिलीजन, ये सारे रूट वर्ड है। तो अब इनका मीनिंग क्या आया? ओलिगैर्की मतलब कुछ ही लोगों का शासन, ओलिगैर्की कुछ ही लोगों का शासन। मीनिंग देख ली। ऑटोक्रेसी एक ही इंसान का शासन, इसे डिक्टेटरशिप, तानाशाही कहते हैं। इसे डिक्टेटरशिप है ना, इसी को हम तानाशाही कहते हैं। तो ये कहता है कुछ ही लोगों का शासन, क्योंकि ओली मतलब फ्यू होता है, और ऑटोक्रेसी मतलब एक ही इंसान का शासन। डेमोक्रेसी ये जनता का शासन, इसी को प्रजातंत्र कहते हैं। ये प्रजा और ये तंत्र, तो प्रजातंत्र, ये रहा प्रजातंत्र। तो अब्राहम लिंकन ने कहा था गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो वही है कि डेमोक्रेसी। थियो हुआ धर्म, धर्म के द्वारा सरकार, तो ये होता है धर्मतंत्र। धर्मतंत्र, धर्म, धार्मिक लोगों के द्वारा अगर सरकार चलाई जाए, धर्मतंत्र। क्लियर हुआ बेटा? यह हुआ धर्मतंत्र। तो अब देखो मीनिंग, द नेशन हैज चोजन, राष्ट्र ने चुना है, द गवर्नमेंट, कैसी गवर्नमेंट को? बाय द पीपल, जो लोगों के द्वारा होती है, ओवर मोनार्की, मोनार्की के ऊपर। तो जो मोनार्की होता है, जो ऑटोक्रेसी होता है, एक ही बात होती है, क्योंकि मोनार्की के अंदर एक शब्द है मोनो, मोनो का मतलब भी होता है सेल्फ, सिंगल, अलोन, मतलब इन दोनों का मतलब सेम होता है, मोनो, ऑटो। तो कहता है कि उन्होंने मोनार्की को छोड़कर लोगों के द्वारा सरकार को चुना। तो लोगों के द्वारा सरकार को चुना तो फिर सी होगा कि नहीं होगा? उन्होंने लोगों द्वारा सरकार को चुना तो सी होगा, है ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। हाँ, और ये भी कि जो अभी तुम बोल रहे हो, जैसे अगर यहां पर द होता ना, ओवर दी मोनार्की, अगर आप यहाँ पे द लगा देते तो एरर हो जाता, क्योंकि जो गवर्नमेंट की फॉर्मेशंस होती है ना, जो गवर्नमेंट होती है, फॉर्मेशन होती है, उनके नाम से पहले आर्टिकल नहीं आता। बिल्कुल ठीक कहा बेटा, आर्टिकल नहीं आता। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी, नंबर 9। अरे साइक्लोन तूने हटा क्यों दिया? सही तो बोला था तूने। स्पीकिंग, चलो ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। स्पीकिंग डिसरेस्पेक्टफुली अबाउट सैक्रेड और रिलीजियस थिंग्स। सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, सैक्रेड का मतलब होता है पवित्र, और रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक। तो धार्मिक चीजों के बारे में, धार्मिक चीजों के बारे में क्या करना? डिसरेस्पेक्टफुली, उनके बारे में डिसरेस्पेक्टफुली बातें करना, मतलब धर्म की आलोचना करना, धार्मिक लोगों की आलोचना करना। तो जनरली दूसरे धर्म की आलोचना करना, उनके बारे में गलत बात करना। तो ऐसी बातों को करने वाले को हम क्या कहेंगे? कि मतलब ऐसी बातें करने को हम क्या कहेंगे? ईश्वर की निंदा करना, ईश्वर की निंदा करना, इसे कहते हैं ईश्वर की निंदा। तो बेटा आंसर होगा ब्लेसफेमी। ब्लेसफेमी होता है ईश निंदा, ईश निंदा, ईश्वर की निंदा करना। समझ रहे? तो होता है ईश निंदा। बेलिजरेंट होता है झगड़ालू, लड़ाकू, मतलब जो लड़ने में एकदम तैयार हो, लड़ाकू, झगड़ालू, बेलिजरेंट। बायगमी, अब देखो इसके अंदर दो रूट वर्ड आए हैं, इसमें दो रूट वर्ड हैं। बाय का मतलब होता है टू, कि बाय, डाय, एमबी, इनका मतलब होता है टू, दो। और बेटा एक वर्ड है गेमी। तो गेमी जो वर्ड बना वो बना गैमोज से, गेमी वर्ड बना गैमोज से। व्हाट डज इट मीन? इट मींस मैरिज, इट मींस मैरिज। तो क्या बना? बायगमी। इसका मतलब क्या बना? बायगमी। तो बायगमी दो विवाह, मतलब जब एक पुरुष की दो स्त्रियां, मतलब पत्नियां हो, और या फिर एक स्त्री के दो पति हो, तो उसे कहेंगे बायगेमी। तो ये कहता है द्विविवाह, कि एक इंसान के दो, क्या कहते हैं, हस्बैंड्स या दो वाइफ्स, उसे कहेंगे बायगमी। कि इसको मैं लिख देता हूं, टू हस्बैंड्स या टू वाइफ्स होना एक ही समय पर। ऐसे नहीं कि किसी ने डाइवोर्स किया
फिर शादी कर ली, नहीं नहीं नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा, एक समय पर होना। अब बाइब्ड, तो बाइब्ड में टू आ गया। अब जहां पर भी ये पेड वर्ड होगा इसका मतलब ही होता है पैर, लेग्स, इसका पैर, लेग्स। तो इसको कहते हैं बाइब्ड। तो बाइब्ड मतलब दो पैरों वाले जानवर। ये कह रहा है दो पैरों वाले, दो पैरों वाले जानवर। बाइब्ड, दो पैरों वाले जानवर। हाँ, दो पाया कहेंगे, दो पाया। समझ में आ गया कि नहीं? क्लियर हो गया बेटा? देखो सबके मैंने मीनिंग लिख दिए आगे लिए, ताकि आप भी इन्हें याद करें और ये आपके पास पूरी फाइल आ जाती है, इसलिए पूरे लिखता हूं, नहीं तो आंसर देके बढ़ जाऊं आगे। बताओ बताओ बताओ, अगले अगले क्वेश्चन का रिप्लाई दो, अगले क्वेश्चन का रिप्लाई दो। हम्म चलिए, अच्छा, एक बच्चे ने पूछा भी कर्टन लेक्चर क्या होता है। बच्चे ने पूछा भी कि सर ये कर्टन लेक्चर क्या होता है। बेटा एक्चुअली जो लेक्चर वाइफ अपने हस्बैंड को देती है ना, इतनी देर से कहां थे तुम, मैं फोन मिला रही थी, मेरी 2 मिस कॉल थी, क्यों नहीं देखा तुमने, मैंने सामान लाने के लिए कहा था, क्यों नहीं लेकर आए, इस तरह के जो लेक्चर सुनाती है वाइफ, उसे कर्टन लेक्चर्स कहते हैं। लिख लो ये भी बढ़िया वर्ड, कर्टन लेक्चर। ठीक है, आगे आते हैं। हिट द नेल ऑन द हेड, इडियम्स एंड फ्रेजेस। बेटा इडियम्स एंड फ्रेजेस, तो बेटा इसका हिट द नेल ऑन द हेड, कि नेल होता है कील, नेल होता है, नेल होता है कील, कील को एकदम हेड पर लगाना। व्हाट डज इट मीन, कि एकदम हिट करना यहां पर, कील को एकदम, तो एकदम सही जगह फिट कर देना, कील को एकदम सही जगह फिट कर देना। तो इसका मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब है बी, दे हैव एक्यूरेटली, बिल्कुल एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर लिया है या एक्सप्लेन कर दिया है समथिंग। या तो हमने किसी चीज को बहुत अच्छे से समझ लिया या समझा दिया, तो मतलब हमने क्या करा, हिट द नेल ऑन द हेड। अगर मैंने आपको सही से ढंग से समझा दिया ना, तो आई हैव हिट द नेल ऑन योर हेड। व्हाट डज इट मीन, मैंने तुम्हें अच्छे से समझा दिया या मैंने अच्छे से समझ लिया। मैंने या तो अच्छे से बातों को समझ लिया या अच्छे से समझा लिया, तो इसका मतलब यह कि मैंने नील, जो नेल है उसको एकदम हेड पे एकदम फिट लगा दिया, फिट कर दिया। तो आंसर हो जाएगा ये। डन, नेक्स्ट अगला, इडियम्स एंड फ्रेजेस। टू रीड बिटवीन द लाइंस, टू रीड बिटवीन द लाइंस। बेटा देख लो, मतलब ज्यादा नहीं, 1 साल भी नहीं हुआ इनको आए हुए क्वेश्चंस, और ये रिपीट होते हैं बेटा बहुत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अंकिता, अंकिता बहुत सही कहा। क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, ये क्या कह रहा है, बुल्सआई की तरह, बिल्कुल बुल्सआई। लेकिन बुल्सआई बेसिकली जो लगता है ना, वो निशाना लगाने के लिए ही लगता है, कि किसी चीज पर आपने निशाना लगा दिया तो आप क्या कहते हैं, यू हैव हिट बुल्सआई। लेकिन ये जो यूज होता है ना, किसी चीज को समझने के लिए, समझाने के लिए यूज होता है। समझ रहे बात को? सिमिलैरिटी है, मतलब सिनोनिम बोल सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के स्थान पे यूज नहीं हो सकते। टू रीड बिटवीन द लाइंस, तो बेटा इसका आंसर जो होगा ना, कि मतलब टू रीड बिटवीन द लाइंस की मतलब जो भी कुछ लिखा है, जो बोला है, जो भी हमने कुछ किसी को कुछ बोला। कई बार क्या होता है ना कि हम डिप्लोमेटिक बातें करते हैं, तो कहते हैं शब्दों की अंदर की बात को समझ लेना, जो शब्दों ने नहीं बोला लेकिन पीछे की गहराई को समझ लेना। तो छिपी हुई बातों को समझ लेना, बातों के अंदर छिपी हुई बातों को समझ लेना। तो उन छिपी हुई बातों को समझ लेना ही रीड बिटवीन द लाइंस है। कि रीड मोर देन व्हाट द वर्ड सजेस्ट, मींस शब्द जो बोल रहे हैं, शब्द जो बोल रहे हैं वो कुछ और बोल रहे हैं, लेकिन उनके पीछे की सच्चाई क्या है, शब्दों के पीछे की सच्चाई को जान लेना। कि हम जैसे किसी से कोई बात कर रहे हैं, किसी ने हमें इनवाइट किया, किसी ने हमें इनवाइट किया कि भाई मेरी शादी में आना है, भाई ऐसे 1 हफ्ते बाद शादी है, 15 तारीख की शादी है, आना। तो मैं सीधे सीधे बोलूं हाँ भाई आऊंगा,
या तो मैं ऐसे कह दूं हाँ भाई आ जाऊंगा, या मैं ऐसे बोलूं कि भाई यार मैं आ जाना तो चाहता हूं यार, उस दिन है ना क्या कहते हैं मेरे को जरूरी काम है। अब वो सीधे सीधे तो ये नहीं बोल रहा कि मैं नहीं आऊंगा, तो वो घुमा रहा है बातों को कि उस दिन ये काम है, तो इसका मतलब है कि जो लिसनर है वो समझ गया। तो कहता है ही हैज रेड बिटवीन द लाइन, व्हाट डज इट मीन, कि वो समझ चुका है कि यार ये आना नहीं चाहता। तो शब्दों के पीछे की सच्चाई को समझना टू रीड बिटवीन द लाइंस होता है। ठीक है बेटा, दैट्स आगे। आई हैड नॉट ओनली हैड, अब ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट है और इसके अंदर अब ग्रामर है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, इसके अंदर ग्रामर है। हाँ, इडियम्स तो मतलब आप अगर सिचुएशन समझ लोगे, इडियम्स को याद करना बड़ा आसान है। इडियम्स एंड फ्रेजेस सबसे ज्यादा आसान इडियम्स एंड फ्रेजेस ही होते हैं, मैं सच्ची बताऊं। पता है क्यों? क्योंकि इनके पीछे कहानी छिपी हुई होती है। उन थोड़ी सी कहानी को समझ लो, तो छोटी सी कहानी को समझ लो, बहुत आसान हो जाते हैं। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी मतलब आसान होते हैं, वो रूट वर्ड से ज्यादातर हो जाते हैं। बाकी सिनोनिम एंटोनिम थोड़े डिफिकल्ट पड़ते हैं, इसकी बात मैं मानूंगा कि हाँ भाई सिनोनिम एंटोनिम जो है वो थोड़े कठिन पड़ते हैं, लेकिन इडियम्स एंड फ्रेजेस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रियली ये आसान है। चलिए आंसर दो इसका आंसर। तो देखो अगर आप समझ पा रहे हो तो मैं हिंट दे रहा हूं बेटा, ये कंजंक्शन आया हुआ है इसमें, और ये कोरिलेटिव कंजंक्शन इसमें आया हुआ है। कोरिलेटिव कंजंक्शन जिसे हम कहते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। तो कोरिलेटिव कंजंक्शन से बेटा, कंजंक्शन जब भी दो चीजों को जोड़ेंगे वो सेम कैटेगरी के होंगे, सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच में होंगे। कंजंक्शन जब भी दो शब्दों को जोड़ेंगे वो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच में होंगे, या तो दोनों के दोनों सब्जेक्ट होंगे, या दोनों ऑब्जेक्ट होंगे, दोनों एडवर्ब होंगे, दोनों क्या कहते हैं, दोनों प्रेपोजिशन होंगे। समझ रहे हो? दो सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ेंगे। ऐसे नहीं हो सकता कि आप कंजंक्शन से एक नाउन जोड़ रहे हो, एक एडजेक्टिव जोड़ रहे हो, एक एडजेक्टिव जोड़ रहे हो, एक एडवर्ब जोड़ रहे हो, तो गड़बड़ हो जाएगा। अब यही बात यहां पर हुई। देखो यहां पर आया नोट ओनली, यहां क्या आया, नोट ओनली हेल्प, यहां आया वर्ब, और यहां कह रहा है, यहां क्या कह रहा है, बट ऑल्सो। यहां बट ऑल्सो के साथ आ गया विद, नोट ओनली के साथ वर्ब और बट ऑल्सो के साथ आ गया विद। तो बट ऑल्सो से वो क्या जोड़ रहा है, बट ऑल्सो से इस बट को मैं यहां ना लिख के इस बट को यहां लिख देता हूं। तो ये बट ऑल्सो से क्या जोड़ रहा है, यहां पे विद जोड़ रहा है, तो यहां पर प्रेपोजिशन जोड़ रहा है, यहां पे क्या कहते हैं, वर्ब जोड़ रहा है। तो नोट ओनली से वो प्रेपोजिशन विद जोड़ रहा है, नहीं नोट ओनली से तो वर्ब जोड़ रहा है, हेल्प। नोट ओनली से वर्ब जोड़ रहा है और बट ऑल्सो से विद प्रेपोजिशन जोड़ रहा है। तो ये तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, तो ये गलत हो गया। अब बात आती है इसे ठीक कैसे करें, अब बात आती है ठीक कैसे करें। तो देखो ठीक करने का तरीका, क्योंकि उसने अंडरलाइन इसे किया है तो इसका मतलब है यहीं पर करेक्शन करनी है। बट ऑल्सो, बट को मैं इधर ही लिखता हूं कि बट ऑल्सो, इसका मतलब है अपनी जगह पर ठीक है, क्योंकि इसे तो अंडरलाइन कर ही नहीं रखा, इसका मतलब ये गलत है। तो अगर ये ठीक है तो कहना चाहता है बट ऑल्सो के साथ विद, बट ऑल्सो के साथ विद प्रेपोजिशन ठीक है। तो अब कहता है नोट ओनली के बाद भी प्रेपोजिशन रखो। तो इस पूरे फ्रेज में प्रेपोजिशन क्या है, इस पूरे फ्रेज में प्रेपोजिशन क्या है, तो वो है बाय। इस पूरे फ्रेज में प्रेपोजिशन क्या है, बाय। फिर समझ लो, बट ऑल्सो के साथ विद आ रहा है, बट ऑल्सो के साथ विद प्रेपोजिशन आ रहा है, तो आपको नोट ओनली के साथ भी प्रेपोजिशन रखनी है कि विद से पहले बट ऑल्सो है, तो आपको नोट ओनली को भी प्रेपोजिशन से पहले रखना पड़ेगा, और इस पूरे फ्रेज में प्रेपोजिशन सिर्फ बाय है। तो आप क्या करो, इस नोट ओनली को उठाकर बाय से पहले कर दो। अब इसमें देख लो कहां पर ऐसा कर रखा है, कह रहे यहां बाय से पहले नोट ओनली आ रखा है, बाय से पहले नोट ओनली इधर आ रखा है और कहीं है ही नहीं, कि नोट है ओनली है ही नहीं, तो ये गलत। इधर क्या कहते हैं, ओनली है क्योंकि नोट है ही नहीं, तो ये गलत। यहां पर नोट ओनली है लेकिन हर आ गया, तो यहां प्रोनाउन आ गया, तो इसका मतलब है ये गलत, आंसर ए। समझ में आया कि नहीं, दोनों को प्रेपोजिशन से। अब मीनिंग देख लो, आई हैड हेल्प्ड हर, मैंने उस लड़की की मदद करी थी। नॉट ओनली बाय गिविंग हिंट्स, नॉट ओनली बाय गिविंग हिंट्स, सिर्फ हिंट्स देकर ही मदद नहीं करी थी, बट ऑल्सो विद प्रोवाइडिंग हर लिंक्स, सिर्फ हिंट्स देकर मदद नहीं करी, मैंने लिंक्स प्रोवाइड करने के जरिए भी मदद करी। तो दो तरीके से मैंने लड़की की मदद करी। अब बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? तो दो प्रेपोजिशन जोड़ने थे। अच्छा, आप तपस्या लाइब्रेरी में बैठे हो तो तपस्या कर रहे हो, हैं तपस्या कर रहे हो, कौन सी तपस्या कर रहे हो? ओम भीम कील काय नमः, ओम भीम कील काय नमः, ये एग्जाम गिरा क्लियर हो जाए, ये तपस्या कर रहे हो। नेक्स्ट करो, अगला आंसर दो। ये भी ग्रामर का एरर, ये भी ग्रामर का एरर है, मत
रिप्लाई करो। 13 का रिप्लाई करो बच्चे। तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक हैव ए ग्रेट अफेक्ट ऑन वंस सेल्फ वर्थ। तो देखो ये सब्जेक्ट क्या है भाई, ये पूरा सब्जेक्ट हुआ पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अब ये सब्जेक्ट है तो यहां पर ये वर्ब है। तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट। अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैव इसके साथ प्लूरल वर्ब तो आ नहीं सकती, तो इसका मतलब है वो गलत है। वो गलत है तो देखो जहां हैव है वो गलत और जहां हैविंग है वो गलत, क्योंकि हैविंग V4 है, V4 बिना बी की फॉर्म के आएगा नहीं, और भाई सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब गलत। तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक जो होती है तो ये हैज और हैज, ये तो बिल्कुल ठीक है। तो अब आंसर या तो ए है या डी है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं ए ग्रेट अफेक्ट और ए ग्रेट इफेक्ट। तो इफेक्ट और अफेक्ट इन दोनों में क्या फर्क है? तो बेटा एक होता है इफेक्ट और एक होता है अफेक्ट। एक इफेक्ट होता है, एक अफेक्ट होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बताऊं तो इफेक्ट नाउन है और अफेक्ट वर्ब है। जैसे इफेक्ट नाउन है, जैसे हम कहते हैं भैया एडवाइज, तो एडवाइज नाउन है, हम कहेंगे एडवाइज ऐसी लगकर, तो ये वर्ब है। क्या कहते हैं, नाउन है एक वर्ब है, तो नाउन और वर्ब में फर्क समझना। तो अगर ये बात समझ में आई तो हमें ये देखना में नाउन की आवश्यकता है या वर्ब की आवश्यकता है। तो हमारे पास एक वर्ड है आर्टिकल। तो बेटा एक हमारा कॉन्सेप्ट है कि अगर आर्टिकल आता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव आता है या डिटरमिनर आता है, तो फ्रेज का जो लास्ट वर्ड है वो नाउन हो। ये कॉन्सेप्ट है हमारा, ये कॉन्सेप्ट है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट है तो भाई आर्टिकल आया तो फ्रेज का अंतिम शब्द वर्ब नहीं हो सकता, तो अफेक्ट वर्ब है, तो इसका मतलब ये गलत है। इफेक्ट नाउन है, इफेक्ट नाउन है, तो इसका मतलब है ये ठीक है, हैज ए ग्रेट इफेक्ट। अब बताओ समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? तो आंसर जो होगा, आंसर होगा डी, कि आर्टिकल आया तो फ्रेज का अंतिम शब्द नाउन होगा, फ्रेज का अंतिम शब्द वर्ब नहीं हो सकता। और इफेक्ट जो होता है, इफेक्ट हमारा नाउन है और अफेक्ट वर्ब है। ठीक है, चलो ये बात क्लियर है। तो अगला पॉइंट लेते हैं 14, क्वेश्चन नंबर 14। वी टुक डिनर इन ए चाइनीज रेस्टोरेंट एंड वर अमेज्ड टू सी द इंटीरियर ऑफ ए रेस्टोरेंट। बोलो बोलो। 14 का आंसर, तो 14 का आंसर तो देखो, एक बात को कहने के दो तरीके हो सकते हैं, एक बात को कहने के दो तरीके हो सकते हैं। तो क्या कहता है, वी टुक डिनर इन ए चाइनीज रेस्टोरेंट, हमने चाइनीज रेस्टोरेंट में डिनर किया, एंड वी वर अमेज्ड, और बड़े हम हैरान हो गए, टू सी देखकर, द इंटीरियर ऑफ ए रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट के इंटीरियर को देखकर हम हैरान हो गए, रेस्टोरेंट के इंटीरियर को देखकर हम हैरान हो गए। अब देखो इसमें दो गलती हम समझ सकते हैं। पहला कि बेटा रिपीटिशन अलाउड नहीं है, रेस्टोरेंट आ गया तो आप रिपीट कर रहे हैं, तो यहां पर भी एरर मान सकते हैं। तो ऑफ प्रेपोजिशन होता है, तो ए रेस्टोरेंट की जगह पर आप इट कर दो, ऑफ इट कर दो तो भी ठीक, क्योंकि नाउन है, नाउन की रिपीटिशन प्रोनाउन से हो जाएगी। तरीका नंबर 1 ये भी ठीक है। लेकिन एक काम और भी हो सकता है कि समटाइम्स हम चीजों को रिपीट कर भी देते हैं, समटाइम्स हम चीजों को रिपीट कर भी देते हैं, और बेटा वहीं से तो एरर निकला। जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का जिक्र हम पहली बार करते हैं, जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का जिक्र हम पहली बार करते हैं तो उससे पहले ए लगाते हैं, लेकिन अगर उसे रिपीट करते हैं तो फिर वो डेफिनेट बन जाता है, तो दा लगाते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन को जब हम पहली बार लिखते हैं, उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, तो बेटा उससे पहले ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल लगेगा, क्योंकि वो इनडेफिनेट है, कोई भी हो सकता है। कि हमने डिनर किया था चाइनीज रेस्टोरेंट में, किया था, तो भैया चाइनीज रेस्टोरेंट कितने होंगे, उसमें से एक में कर लिया, तो इंट्रोडक्शन है तो ए लग गया। लेकिन अब उस रेस्टोरेंट को वो दोबारा बता रहा है, तो इसका मतलब है वो डेफिनेट हो गया कि ये चाइनीज रेस्टोरेंट कौन सा है हमें नहीं पता, लेकिन ये चाइनीज रेस्टोरेंट कौन सा है ये हमें पता है, जिसके अंदर हमने डिनर किया था। इसको रिपीट कर दिया, जब रिपीट करते हैं तो बेटा फिर हम दा लगाते हैं, क्योंकि वो डेफिनेट बन जाता है। तो अब इसे दो तरीके से ठीक कर दो, या तो ए रेस्टोरेंट की जगह पर इट कर दो, और या फिर ए की जगह द कर दो, दोनों ठीक हो सकते हैं, और दोनों ही कंडीशन में एरर बी बनेगा इन दोनों में। अब इसे अब दो तरीके से ठीक कर सकते हैं, या तो इट से ठीक कर दो, और या फिर द रेस्टोरेंट करके ऐसे ठीक कर सकते। अब बताइए समझ आया कि नहीं? क्लियर है ना? हाँ, स्पेसिफिक हो गया ना वो।
चलिए तो आगे आते हैं। नेक्स्ट, इट रेन अ लॉट इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। पता है मैं लाना नहीं चाह रहा था, मैं बिल्कुल भी मतलब लाना नहीं चाह रहा था। मैं 2-4 दिन से बार बार सोच रहा था, जब मैं देख रहा कि यार मैं कौन कौन से क्वेश्चंस दूं बच्चों को, मैं लाना नहीं चाह रहा था। फिर मेरे माइंड में बात क्लिक हुई, मैंने कहा यार ये इतना ईजी है, इतना ईजी है, बच्चों को ये भी तो बताना जरूरी है कि बहुत ईजी भी आते हैं भाई, बहुत ईजी भी आते हैं यार। टीयर 1 अब देखो कितनी दूर के बहुत ईजी भी आते हैं। टीयर 1 की बात है 2024, बेहद ईजी ऐसे भी आते हैं। मतलब मैं इसे लाना नहीं चाह रहा था, सिर्फ ये बताने के लिए, ये सिर्फ इतना बताने के लिए लाया हूं कि बेटा डरने की जरूरत नहीं है, हर क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता है। डिफिकल्ट भी डिफिकल्ट कहां है, जब हमारी प्रैक्टिस है, जब हमारे कॉन्सेप्ट मजबूत है, तो डिफिकल्ट है ही नहीं। तो इजी डिफिकल्ट कुछ नहीं होता, या तो आता है या नहीं आता। समझ रहे बात, तो कितना इजी है ये लाना। मैं बोलता हूँ ये लाना नहीं चाह रहा था मैं भाई। इट सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आएगा, इट रेन्स होगा यार। बताओ इसमें क्या ही बताऊं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट। वर्ब में सीरियस लगता है तो वो V5 सिंगुलर बन जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं? तो मैं फिर बता रहा हूँ कि सिर्फ मैं इसलिए लेकर आया कि बच्चों को बताऊं कि ऐसे भी आता है। तो बेटा आज का लास्ट क्वेश्चन यही है, आसान सा, ठीक है। तो मिलते हैं कल की क्लास से, सेम टाइम सेम प्लेस ऑन द सेम चैनल। तब तक के लिए गुड नाइट, स्लीप टाइट। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।